सारे समन पुरखे उनको वंदामी। जैसा कि आज समन संघ का मुख्य कंसेप्ट देने के लिए मुझे आदेश हुआ है, मैं समन संघ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी हम लोग पिछले 2-4 दिन से हमारे भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रही है, पॉलिटिकल वातावरण चल रहा है, उसका सामाजिक तौर पर क्या परिणाम होगा इसके ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या परिणाम होगा इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी का एक भाग अगर हम सोचते हैं आगे जाके आगे के कड़ी में, तो हम लोग देखेंगे कि समन संघ जो काम कर रहा है उसका महत्व क्यों है, बहुत जरूरी महत्व क्यों है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। समन संघ ये कहता है कि आप समन लोग हो, आपकी पहचान समन है, आपका एक कल्चर इतिहास में था, इतिहास में आप लोग समृद्ध लोग थे, इतिहास में आप राजा थे, महाराजा थे, आप प्रोफेसर थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, आप शिल्पकार थे, आपकी अपनी खुद की सिस्टम थी, आप बहुत ही अच्छे क्वालिटी के किसान भी थे, आप दुनिया के साथ व्यापार करते थे और आपकी कलाएं, शिल्पकलाएं, आपकी शिक्षा सारी दुनिया में बहुत फेमस हुआ करती थी। हमारी लगभग अशोक के काल में, सम्राट अशोक के काल में लगभग 18 यूनिवर्सिटियां थी जो विश्व प्रसिद्ध थी और सम्राट हर्षवर्धन के काल तक लगभग Recording in माना progress. जाता है कि लगभग 42 यूनिवर्सिटियां जो जानी जाती है वो विश्व प्रसिद्ध थी। इतना बड़ा अच्छा कल्चर, इतनी बड़ी शिक्षा, इतना बड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट और मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और मानवता का सारा वातावरण था। और आज के हालात में हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी हमारी आज हालात बनी हुई है, जो लोग मात्र संख्या में 3-4% लोग हैं, लेकिन वो इकट्ठा है। इकट्ठा होने की वजह से वो हमेशा डरे डरे से रहते हैं, इसीलिए संगठित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं और इकट्ठा रहकर वो अपनी दादागिरी चलाते हैं, अपने हिसाब से दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान का अर्थ अपने हिसाब से निकालते हैं और उसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करके अपनी ही सोच उसके ऊपर थोपते हैं। ये हमारे देश का अभी वातावरण है। दूसरी तरफ हम वैश्विक तरफ अगर सोचेंगे विश्व के तौर पर, तो विश्व के तौर पर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, बट वहां का और यहाँ का फर्क क्या है मूलभूत, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि कल परसों शायद आपने यूनाइटेड नेशन में क्या चल रहा था आपको शायद पता हो या नहीं हो, पर यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरस, वो हमारे लिंक्डइन के नेटवर्क में है, फ्रेंड लिस्ट में है, इसीलिए यूनो में क्या चलता है वो हमको तुरंत वो मैसेज से पता चल जाता है। तो 2 दिन पहले की मैं खबर सुनाता हूँ। जैसे कि डेढ़ डेढ़ 2 साल से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, आप सभी को जान पता है। अभी अभी फरवरी से लगभग 7-8 फरवरी से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध भी जारी है, अभी वो खत्म नहीं हुआ। और इसी के संदर्भ में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की सभा हो गई परसों। उसमें जो थर्ड वर्ल्ड जिसको बोला जाता था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो ना तो प्रोग्रेस डेवलप्ड है ना ही गरीब है, बीच वाली कंट्रियां जो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस कर रही है, ऐसे विश्व के लगभग लगभग 70-80 देशों ने यूनाइटेड नेशन में बहुत तगड़ी आवाज उठाई और उन्होंने अपनी आवाज इकट्ठा करके यूनो में ये कहा कि दुनिया में जो चल रहा है, खासकर सुपर पावर नेशनों के बीच, वो बहुत गलत चल रहा है। वो बताते तो है कि हम सारी दुनिया के पालक हैं, सारी दुनिया को अच्छा रखने के लिए हम लोग दूसरे देशों को मदद करते हैं, दूसरे देशों में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का काम करते हैं और सारे विश्व का व्यापार हम इसलिए संभालते हैं कि सारे विश्व के लोग अच्छे सुखी रहो। पर उनका आचरण बिल्कुल उल्टा है। वो ब्राजील के प्रेसिडेंट का एक विधान आया, वो सोशल मीडिया पे बहुत आ गया है। उसमें उन्होंने बहुत ही तगड़ी आवाज में वहां पर आवाज उठाई और कहा है, उन्होंने ये कहा कि मैं वहां पर उपस्थित नहीं होने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सारे देश इकट्ठा आना, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज का इकट्ठा आना बहुत जरूरी है, अन्यथा विश्व के जो अपने आप को जो विकसित देश कहे जाते हैं, वो दादा नेशंस है या स्ट्रॉन्ग नेशंस है,
वो दूसरों का शोषण करके विश्व की सारी व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं अपने अहंकार से, अपनी तृष्णा से। तो उन्होंने बहुत कड़क आवाज में सारे डेवलप कंट्री को ऐसा बताया कि आप ये बुरी तरीके से काम कर रहे हो। आप बात तो करते हैं कि न्यूक्लियर वार कभी नहीं होगा, यहाँ पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन का व्यापार भी नहीं होगा। एक दूसरे देशों के साथ वो ट्रीटियां कर लेते हैं, समझौते और करार करते हैं, पर उसका उल्लंघन वही करते हैं। और किसी छोटे देश को या अपनी बात नहीं मानने वाले देशों के खिलाफ वो युद्ध छेड़ देते हैं। इससे होता ये है कि जो जरूरी की चीजें होती है उसकी दाम बहुत बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा कि ईरान के साथ हमारा गैस का या ऑयल का व्यापार चलता है, हम वहां से बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं। और जैसे युद्ध शुरू हुआ तो हमारे इधर गैस के ऊपर इम्पैक्ट हो गया, पेट्रोल डीजल के ऊपर इम्पैक्ट हो गया, और हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म होने के कगार पर हुई है। तो ऐसे में जो विश्व के जो गरीब देश है और गरीब देशों के जो गरीब नागरिक है, जो पसमानदा लोग है या फिर ऐसे लोग हैं कि जो खाने पीने का जिनके ऊपर हर दिन लालायित रहते हैं कि अगर 2 दिन अगर मजदूरी नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, लेबर नहीं करेंगे तो उनको भूखा मरना पड़ेगा। ऐसे ही लोगों के ऊपर ये विश्व के युद्ध की छाया का सबसे ज्यादा परिणाम होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये युद्ध की भाषा छोड़कर जो कहते हो यूनाइटेड नेशन में, अगर वो नहीं करेंगे तो सारा यूनाइटेड नेशन आपके खिलाफ आवाज उठा सकता है। तो इसे तो हो सकता है कि विश्व के जो सुपर पावर देश है उनके ऊपर कुछ परिणाम होगा, क्योंकि लगभग 225 देशों में से एक 194 जिनकी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोग यूनो के मेंबर है। और वहां पर अगर ज्यादा संख्या में सारे देश अगर आवाज उठाते हैं तो सुपर पावर को भी घबराना पड़ता है, क्योंकि वहां पर दो ही प्रकार के शासन होते हैं। एक तो क्लास क्लास का शासन होता है, मतलब वर्ग का, गरीब या अमीर। पर इस सब से हट के हमारे देश की हालत कैसी है, इसको अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ क्लास की बात नहीं चलती, यहाँ पर कास्ट की बात चलती है। और क्लास भी बनते हैं तो कास्ट के आधार पर ही बनते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दुनिया का बेहतरीन संविधान जो लिखा, उसमें चैप्टर 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, और फिर चैप्टर 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश तत्व। इसमें खासकर ये 2 चैप्टर्स में यहाँ की कास्ट सिस्टम को देखकर, सोशल स्ट्रक्चर को देखकर ही संविधान में ऐसे कुछ मूलभूत प्रावधान लिखे हैं। और उसमें ऐसे ही लोगों को ज्यादा मूलभूत अधिकार दिए, और बजट से विशेष प्रावधान की भी सुविधा वहां पर की है। पर हमारे यहाँ हुआ ऐसा है कि जो सोशल रेवोल्यूशन जो होनी चाहिए थी उसका बेस धर्म धर्म होता है, मतलब कल्चरल रेवोल्यूशन होता है। वो कल्चरल रेवोल्यूशन हमारे यहाँ से मिटने का नाम नहीं लेती, क्योंकि संविधान अगर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर दोगे तो फिर इक्वालिटी यहाँ पर आ जाती। पर यहाँ पर सामाजिक तौर पर धर्म ने कब्जा कर लिया है, और धर्म के लगभग 2-3% लोग ही पूरा कब्जा बनाए रखे हैं। इसीलिए हमारी कल्चर रेवोल्यूशन अभी भी टूटने का नाम नहीं ले रही। इसीलिए हमारे देश में सोशल डेमोक्रेसी और कल्चरल डेमोक्रेसी बहुत सख्ते में है, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कन्वर्जन ही नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या होगा, तो हमारे यहाँ और दुनिया के गरीब नेशन के बीच में हमारी समस्या सबसे ज्यादा है। क्योंकि हमने देखा अभी आप 5 राज्यों के इलेक्शंस हो गए, उस इलेक्शन में पहले जिन लोगों ने, जो लोग उच्च वर्णीय हैं यहाँ के, सोशल अपग्रेड कहे जाते हैं अपने आप को, उन्होंने ये सोचा था कि ये जो यूपी में जो बदलाव हो रहा है, यूपी में एक तो एससी की सरकार गिराई गई बीएसपी की, फिर ओबीसी की सरकार गिराई गई, फिर वो समाजवादी की, या फिर बहुत सारे जगह पर समाज के लोग मिनिस्टर्स या उनकी सरकारें थी, उन सबको गिरा। जो उच्च पर मिनिस्टर्स या पार्टियों के लोग थे उनको लगा इसका परिणाम हमारे ऊपर नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उस वक्त समर्थन नहीं दिया। जब यूपी में बीएसपी की सरकार के लिए सारे लोगों ने ईवीएम का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, और पहला झटका वहीं पे लग गया। उसके बाद दूसरी सरकार आई थी, उनको भी कुछ हथकंडे लगा के गिराया गया। और बहुत सारे राज्य जो है खासकर आदिवासियों के लोग सत्ता में थे, चीफ मिनिस्टर्स थे, या फिर ओबीसी समाज के लोगों के हाथ में सत्ता की बागडोर थी। ऐसे लोगों को पहले खत्म कर दिया गया। ये इसका ये है कि यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है।
तो इनको लगा उच्च वर्णीय लोगों को कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बंगाल का इलेक्शन हुआ तो वहां की सरकार को, तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अब पता चला कि तानाशाह जो होता है, चाहे धर्म के ऊपर जो राजनीति करने वाला विचार होता है, सोच होती है, संघ होता है या संगठन होता है, जब वो बिल्कुल तानाशाह का स्वरूप प्राप्त कर लेता है तो किसी को भी नहीं छोड़ता। तो ये वाली बात अभी मात्र 2-3 राज्य ऐसे बचे हैं कि वो उनके कब्जे में नहीं है, और इस तरीके से वो संविधान का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसका बेस क्या है? इसका बेस सोशल रेवोल्यूशन से है। संविधान ने सबको सही अधिकार दिए। संविधान का 50% हिस्सा जो महिलाओं का है, उसके लिए तो इतनी सुरक्षा दी गई थी कि दुनिया के बड़े बड़े देशों से पहले भारत की महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया गया था। इलेक्टोरल राइट, जो वोट फ्रेंचाइज जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लगभग 72 नेशन जो बाद में दुनिया में स्वतंत्र हुए, अंग्रेजों से या फ्रेंच लोगों से या पुर्तगीजों से या डचों से, तो उनके यहाँ महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं था। और कुछ तो डेवलप कंट्री से भी पहले भारत की महिलाओं को अधिकार मिला 50% का हिस्सा। वो महिला कुछ भी सोचती नहीं, उसको पता ही नहीं होता कुछ। हालांकि बाबा साहब ने लिखा है कि ये हमको सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले अगर किसी की केयर करनी होगी तो यहाँ के महिला वर्ग की, क्योंकि सबसे ज्यादा अंधश्रद्धा से लिप्त, सबसे ज्यादा कमकुवत, धार्मिक सारी आचार संहिताओं का, धार्मिक रूल्स रेगुलेशन का पालन करने वाली महिला ज्यादा होती है। और अंधश्रद्धा में भी ज्यादा होती है क्योंकि उसको हजारों साल से उसी तरीके का जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। तो इसको लिप करने के लिए कोशिश थी, पर वो नहीं हुआ। और वो बाबा साहब ने लिखा कि इसका पीछे का कारण बहुत सारी स्मृतियां हैं जो धर्म से जुड़ी है, और धर्म ये नहीं चाहता कि यहाँ पर सामाजिक बदलाव हो। इसीलिए बाबा साहब ने अपनी किताब हु वेयर शुद्राज में लिखा है कि, और एनिलेशन ऑफ कास्ट में भी लिखा है, लेकिन हु वेयर शुद्राज में पूरा नाम लेकर, शास्त्रों का नाम लेकर डिफाइन किया है कि हमारे यहाँ की महिलाओं की हालत क्यों बुरी है। तो धर्म सूत्र है हमारे, तैत्रेय संहिता है, आपस्तंभ धर्म सूत्र है, वशिष्ठ धर्म सूत्र है, विष्णु स्मृति है, पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का, और मनुस्मृति है। ऐसे कई लगभग 30-40 शास्त्रों का और उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन मुख्य तौर पर इसके ऊपर उन्होंने भूमिका बताई, उसको डिफाइन किया, और सभी को, ओबीसी लोगों को खासकर ये हुवेर सुधराज किताब लिखी, द अनटचेबल किताब, जो शेड्यूल कास्ट से और शेड्यूल ट्राइब से लोग हैं उनके लिए लिखी गई थी कि आपके हक और अधिकारों को किस तरीके से खत्म कर दिया था, और उसको धर्म का अधिष्ठान दे दिया था। कोई पुरोहित आकर अगर कह दे कि नहीं, आप मनुस्मृति के इस सूत्र का उल्लंघन कर रहे हो और महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा हो, तो वो कुछ नहीं कर सकती। ना ही किसी निचले जाति के समाज के लोग उसके ऊपर बगावत कर सकते, क्योंकि मान्यता है, उसको धर्म को मान्यता है। तो बाबा साहब ने एक श्लोक भी दिया है वो महिलाओं के बारे में, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वार्धक्य। इसका मतलब कि बच्ची जब छोटी होती है तो उसकी परवरिश पिताजी के पूरे लक्ष्य, पिताजी के कंट्रोल में होगी। भर्ता रखती योगनी, यानी जब वो शादी हो जाती है तो पति के कंट्रोल में वो रहेगी। और जब बूढ़ी हो जाती है तो पुत्रो रक्षति वार्धक्य, उसका बुढ़ापा पूरा पुत्र देखेगा, उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। ये मनुस्मृति का है। बचपन पिता के अंडर में रहेगा, यौवन पति के रूप में रहेगा, पति के अंडर में रहेगा, और बुढ़ापा बेटे के अंडर में रहेगा। ऐसे में उसको कोई आजादी नहीं, और पति की जिंदगी पूरी उम्र तक किसी के कंट्रोल में रहेगी। उसको कुछ भी हो जाए तो शास्त्र कहते हैं कि पति अगर कितना भी गंदा नीच हो, कितना भी दुर्व्यवहार करने वाला हो, लेकिन वो भगवान जैसा है, ईश्वर जैसा है, तो उसको उसको उसी को मानना है। उसको प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, उसको घर का डिसीजन लेने का कोई अधिकार नहीं था। एक तो प्रथा इतनी गंदी थी कि पति के मर जाने के बाद उसको मर जाना पड़ता था, सती जाना पड़ता था, और इनहेरिटेंस का कोई पावर नहीं था कि कोई संपत्ति आई तो महिलाओं को उसका अधिकार कुछ भी नहीं था। रीमैरिज नहीं कर सकती थी, और एजुकेशन तो उसके लिए पूरे दरवाजे बंद थे, पूरा बैन था, प्रॉपर्टी बैन थी। ऐसे में ऐसी महिलाओं को आप एक झटके में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने, बाबा साहब ने अकेले किला लड़ा और उनको 1937 में पहली बार अधिकार दिया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में
फंडामेंटल राइट में है आर्टिकल 14 में, समाज के 50% हिस्से को। लेकिन आज महिलाओं को जाकर पूछो कि आपको ये अधिकार किसने दिए। एक तो हमारे ऑफिस का उदाहरण मैं देता हूँ। एक मेरे दोस्त थे, प्राइवेट कंपनी में चीफ मैनेजर थे, ईओ। तो उसके ऑफिस में एक महिला थी, वो चवरनी है। वो जब भी बाबा साहब का उसके सामने कोई चर्चा करती तो वो बहुत उसका द्वेष करती बाबा साहब का। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसकी चर्चा वो चीफ मैनेजर से हो गई। वो उन्होंने उनके दोस्त उनके बगल में बाबा साहब के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कितने सारे अधिकार दिए। उस औरत ने बहुत हेट किया। लेकिन उस चीफ मैनेजर ने उसको केबिन में बुलाया और पूछा कि आपको जो बच्चा हो गया तो आपको क्या छुट्टी मिली थी? तो कह रही मैं इस कंपनी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि मुझे 6 महीने की छुट्टी मिली थी और मेरा पेमेंट भी पूरा का पूरा मिल गया और बाकी की डीए और बाकी की परवरिश की भी छुट्टी ज्यादा मिल गई मुझे। तो इसलिए मैं कंपनी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि ये कंपनी ने दिया है या किसी ने दिया है आपको? तो बोल रही नहीं मुझे पता। तो आपको ये पता है कि छुट्टियां और सारा रेम्युनरेशन और पूरी सैलरी आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करती हो फिर भी क्यों मिली? तो कहने लगी नहीं वो तो कंपनी का निर्णय है। तो कहने लगी वो कंपनी का निर्णय क्यों है? तो वो बोली कि नहीं मुझे पता। तो उन्होंने जब बोला कि 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी तो उसकी इंटरिम गवर्नमेंट में बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे। उनके पास लॉ का भी बाद में प्रभार आया और महिलाओं का भी विभाग आया। तो उन्होंने एक कानून बनाया 13 सितंबर 1942 में। उस कानून में बाबा साहब ने एक प्रस्ताव दिया और वो मंजूर कर लिया अंग्रेजों के काल में। ये तो शांत था। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला का प्रेग्नेंट रहती है तो उसको छुट्टी देनी चाहिए। तो उसने कंपनियों के सीईओ ने और मालिकों ने इसका विरोध किया। उसका बाद तो उसका होगा, हम क्यों उसको पेमेंट देंगे, हम छुट्टी क्यों देंगे उसको उसको नौकरी से निकाल देंगे। उतना उस दिन का उतने दिन का जो 6 महीने 5 महीने जो भी छुट्टी पे रहेंगे वो हम नहीं देंगे। बाबा साहब ने कहा कि वो आपकी कंपनी में काम करती है तो आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसकी परवरिश करे। तो वो जो मैटरनिटी लीव का बहुत बड़ा विवाद चला, बाबा साहब ने अंग्रेजों को बताया और वो कानून पारित कर लिया मैटरनिटी लीव का। उसके साथ साथ उसको पेमेंट की लीव तो मिली लेकिन कुछ बेनिफिट्स पे दिए गए इसके अलावा। और ऐसे ही लगभग 49 कानून बनाए जिसमें से 20-22 कानून खासकर महिलाओं के लिए थे। ये सारी बात जब उस महिला को बताई तब जाके वो मानी कि बाबा साहब अम्बेडकर को मैं अब मानूंगी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समाज के 50% हिस्से को पता ही नहीं कि उसके लिए किसने काम किया। सिर्फ केवल बाबा को बोलते हैं कि दलितों का हित करने वाले व्यक्ति या फिर ज्यादा से ज्यादा अभी मानते हैं थोड़ा कि ये ठीक है संविधान लिखने वाले व्यक्ति। लेकिन उन्होंने संपूर्ण जीवन में इस देश को राष्ट्र निर्माण करने को सबसे बड़ी भूमिका अदा की, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। अब ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने जो काम किया वो अगर पता नहीं आपको तो उसने किया हुआ काम अगर आपके हाथ से निकल भी जाता है अधिकार तो आप उसके लिए आप अपने आप को कोसेंगे, ना कि ये पॉलिटिकल सिस्टम को, सत्ता चलाने वाले लोगों को। क्योंकि ये सारी बातें आगे जाके संविधान में मूलभूत अधिकार में आई। महिलाओं की शिक्षा का अधिकार हो, उसको संपत्ति का अधिकार हो, उसको विडो होने के बाद फिर से शादी करने का अधिकार हो, संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलने का अधिकार हो, या फिर उसको कानूनन अगर उसके खिलाफ कोई एट्रोसिटी हो जाती है, कुछ छेड़खानी हो जाती है, उसके खिलाफ उसको न्याय मिलने का अधिकार हो। और ये सारा कुछ अधिकार जो संविधान के हिसाब से मिला वो केवल एक इंसान से मिला। तो उस इंसान की फिलॉसफी आज भी अगर वो पढ़ती है, उसके लिए आज भी अगर वो अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक होती है तो उसके अधिकार मिल सकते हैं। पर ये सोच ही नहीं आई हमारी संवैधानिक सोच। इसीलिए सारे विश्व के देशों ने जो यूनो में जो उठाया इशू, उस इशू उठाने से पहले भारत के संविधान का उन्होंने जिक्र किया। दुनिया के लगभग 70-80 देश यूनाइटेड नेशन में भारत के संविधान के प्रावधानों के ऊपर आवाज उठाते हैं। पर जिस देश में दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है उस देश में सारी डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। हमने देखा ईवीएम के बारे में 2000 लगभग 2006 से शुरुआत की थी। जो सत्ता वो जो आज अपोजिशन पार्टी है ना, उन्होंने ही आदत आदत लगाना शुरू कर दिया।
लेकिन जख्म इतना बढ़ गया कि दूसरे तानाशाह ने वो हिसक लिया उसके पास से, और अब आप खुद उसका यूज कर रहे हैं। जो जो बुरी चीज आपने की, उसी बुरी चीज को आप ही के खिलाफ यूज किया जा रहा है, और आप आज रो रहे हो उसके बारे में, आप बुरा भला कह रहे हो, लेकिन शुरुआत तो आप ही ने की थी। ये ईवीएम का मुद्दा मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि विश्व के जो यूनो के जो मेंबर नेशन है उसमें से केवल 5 देशों में ईवीएम होता है चुनाव के लिए। बाकी सारे देशों ने लगभग अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम में चुनाव के लिए ईवीएम खत्म कर दिया है, ईवीएम की सिस्टम बंद कर दी। भारत दुनिया का सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और सबसे ज्यादा लोक संख्या वाला देश भी बन गए हम लोग, बावजूद इसके हम लोग ईवीएम छोड़ने को तैयार नहीं है। और लगभग सिर्फ 5 देश, उसमें एक बांग्लादेश है जो ईवीएम था, अभी तो बांग्लादेश में रेगुलेशन हो गई, वो भी बैलेट पे आएंगे, वो भी उनका भी हो गया। एक नेपाल भी था, वो भी अब बैलेट पे आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ 3 ऐसे देश है, जो अफ्रीका के 2 देश और एक इंडिया, जो कि ईवीएम छोड़ने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी, अगर ईवीएम खत्म हो जाता है तो यहाँ पर सही मायने में बैलेट पेपर पर अगर इलेक्शन हो जाता है तो पता चल जाएगा कि सत्ताधारी पार्टी के साथ कोई नहीं है। हम देखते हैं बिहार में कल परसों का आपने आंदोलन देखा, 10 लाख लोगों ने आंदोलन किया, पर किसी सोशल मीडिया के सिवा कहीं पर भी इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि जो बचे कुचे 2-3 राज्य जो है, वो भी अगर इस ईवीएम के चपेट से और एसआर के चपेट से अगर खत्म हो जाते हैं तो आपके पास विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं बचने वाला। लेकिन इसकी केयर कौन करेगा, ये तो पता नहीं, क्योंकि लोग कहते कि संविधान तो किसी निचली जाति वाले ने लिखा, मुझे क्या लेन देन उसकी, मैं क्यों उसकी फिक्र करूं। पर उसी संविधान ने मेरे सारे अधिकार सुरक्षित रखे हैं। अगर मैं संविधान को सिर पर उठा लेता हूं और संविधान के हिसाब से सारी सारी देश की सारी बागडोर चलाने की बात अगर ताकत से करता हूं और उसके लिए अगर इकट्ठा हो जाता हूं, तो ही मेरे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा मेरे हाथ से हो सकता है 3-4 साल में सब कुछ निकल जाएगा और आपको यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाने के लिए कुछ भी प्रतिनिधित्व ही नहीं रहेगा। कम से कम दुनिया के दूसरे देश तो आपकी आप तरफदारी कर रहे हैं, बहुत सारे देश कह रहे हैं कि इंडिया के लोग कैसे, इंडिया का सिस्टम कैसे, यहाँ पर अभी भी ईवीएम चल रहा है। पर ये यहाँ के लोगों को उसका कुछ लेन देन नहीं होता। इलेक्शन हो जाता है, 1-2 महीने तक प्रोटेस्टेशन होते हैं और हम फिर सो जाते हैं अपने घरों में। और जो लोग बहुजनों के, खासकर जो ऑर्गेनाइजेशन है एससी एसटी और ओबीसी, जो कि इस देश का लगभग 85% का हिस्सा है, वो आवाज तो उठाता है पर अपने काम में फिर चला जाता है और अपनी दिन भर की कमाई करने के लिए लग जाता है। और जो भी कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी फिर आखिरी घंटा बज रही है, क्योंकि इस जनरेशन के बाद आपके अगले जनरेशन के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। जैसा कि अभी 1 अगस्त 2024 का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, एससी का और एसटी का जो ये उपवर्गीकरण हो रहा है, सब क्लासिफिकेशन जो हो रहा है, ये टोटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये ना तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, ना तो किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को अधिकार है, ना कोई कमीशन अपॉइंट किया जाता है उसको कुछ अधिकार है। ये मात्र स्पेसिफिकली 3/4 बहुमत से पार्लियामेंट का अधिकार है और उसका कोई भी नोटिफिकेशन निकालने का अधिकार एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। लेकिन ये सारे अधिकारों को बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके उसका पूरा भुगा बनाया जा रहा है, पूरा शक कर लिया जा रहा है, पर हमको कुछ पता नहीं। पर इसके लिए क्या करना होगा हमको, तो हमको एक ही काम करना होगा कि ये सारे हक और अधिकार के लिए अभी हमारे पास ना तो रूल है, ना पावर है, ना हमारे पास कुछ रिसोर्सेस है। हम लोग सारे रिसोर्सलेस है, पावरलेस है और इकट्ठा भी नहीं है। ऐसे में एक ही काम हमारे पास बचता है कि आप अपने लोगों को एक जगह पर जमा कर सकते हो, एक जगह पर इकट्ठा कर सकते हो। आप संविधान को अगर ठीक तरीके से, संविधान और संविधानवाद को, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में सारा कुछ पढ़ा है, लगभग 10 वॉल्यूम है, 5-4.5 हजार पेजेस का पूरा लिटरेचर है कि ये संविधान ने आपको क्या क्या दिया है। और ये संविधान दुनिया के सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में से इसमें का बहुत कुछ ले लिया है, पर जिसको फ्री में मिल गया उसको उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे में हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि जितने लोग जाग गए, नींद से जागे हुए लोगों की बात है ये। हम लोग समन संघ के माध्यम से हर दिन लोगों को बताते हैं कि आप जाग चुके हो, बगल का व्यक्ति जागा जागा है पर वो सोने का ढोंग कर रहा है,
उसको आपको किसी भी तरीके से जगाना होगा। अगर वो आपके हाथ में हाथ मिलाकर रास्ते पर नहीं आएगा या फिर आपके साथ इकट्ठा नहीं होगा, तो बचे कुचे जितने भी अधिकार है वो भी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि वर्गीकरण से दो बातें आ गई उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। पहली बात तो ये एससी का और एसटी का सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, एबीसीडी ना हो, एससी के 4 टुकड़े गिराए जाएंगे। 59 कास्ट है एससी की महाराष्ट्र में, और उसमें से एक ही कास्ट ने डिमांड की है, जो कि वो 3% की तरफ से डिमांड हुई, लेकिन उस जात को शामिल आया, मातक समाज है जो दूसरे नंबर की पॉपुलेटेड है, लेकिन 58 समाज से किसी ने भी उसकी मांग नहीं की। और अगर 59 में से एक ही समाज अगर डिमांड करता है कि हमको सब क्लासिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार, हमारी नौकरियां, हमारे सारे अधिकार किसी कुछ हमारे बीच में से जो आगे बढ़ चुकी कास्ट उसने खाए है। हालांकि ऐसा नहीं, महाराष्ट्र के बौद्धों ने किसी का कुछ नहीं खाया, वो तो जागरूक हो गए 1956 से बाबा साहब के धम्म के आंदोलन से, और उन्होंने यहाँ के जो उच्च वर्णीय ब्राह्मणों से भी ज्यादा साक्षरता है। 2011 की साक्षरता में जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी साक्षरता 84% है, और जो उच्च वर्णीय जो ब्राह्मण वर्ग है उसकी 82 है। हालांकि 2001 के इसमें बुद्धिस्ट लोगों की 76 थी साक्षरता, और आज वो उनको वोट करके गए। इसका मतलब सबसे उन्होंने विचार बदल दिया, सोच बदल दी, जीना बदल दिया, और इंसानियत से, नीतिमत्ता से, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के सूत्रों से, तत्वों से जीवन जीना शुरू कर दिया। वो आगे निकल गए, पर उनका आरक्षण हमको दे दो, ये डिमांड चल रही है। संख्या मात्र 2% है, 13% का 8% मांग रही है, और सरकार देने के लिए तैयार हो रही है। ऐसे में ये एक पहला कदम है कि आपका अगर ये एससी का बिंदु पहला होता है आरक्षण में या रिजर्वेशन में, वो अगर इस कास्ट का अगर नहीं रहा तो उसको 165 साल लगेंगे वो फिर से बिंदु उस कास्ट के तरफ आने के लिए। जब आपको एक बार आरक्षण मिल जाता है तो 35 साल का आरक्षण है उस बिंदु के ऊपर, और दूसरी कास्ट को अगर वो आरक्षण देना है ABCD वर्ग का, तो उसको 35 साल लगेंगे दूसरी कास्ट को, और तीसरी कास्ट को 70 साल लगेंगे। ऐसे अगर चौथे नंबर की कास्ट है तो लगभग 130-35 साल के बाद उसको रिजर्वेशन उस बिंदु का मिलेगा। तो ये देखो ये गणित कैसा, ये समझ नहीं लेते हम लोग, लेकिन हम अपने अधिकारों को अपने ही हाथ से कैसे खो दे रहे हैं। कुछ नहीं, हम सोए हुए लोग हैं। दूसरा एक उससे भी खतरनाक जजमेंट वो जो है 1 अगस्त का, और आप ही के जज से करा लिया। जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसका जो डंडा होता है, वो जब किसी पेड़ का होता है उसको लगता है कि देखो मेरे पेड़ का जो लकड़ी जो है वो डंडा बनाए कुल्हाड़ी को, लेकिन सारा जंगल वो काट डालता है, तब पता चलता है कि ये कुल्हाड़ी हमारी हत्या करने के लिए लाई थी। दूसरा निर्णय आया है क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर SC ST को लगाया नहीं जा सकता क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट ही नहीं दे सकता, पर दिया। और आप ही के जज से पहले जज में उनको लिखने को बोला, और फिर बाद में उनके इसमें किया, और ये बस नाम के वास्ते कि बेला त्रिवेदी जज ने हमारे साइड में दिया, और 6 वर्सेस 1 से वो जजमेंट पारित हुआ। और इसका क्या होने वाला है, तो ये जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर 8 लाख के ऊपर जिस फैमिली के माता पिता का इनकम है, उसके बच्चे को, उससे ऊपर अगर जिसका इनकम है तो उसको हर साल क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इनकम कितना है। और वो 8 साल के ऊपर अगर 2 माता पिता अगर क्लास 4 में भी है तो भी उनकी सैलरी 8 लाख से ज्यादा जाती है। इसका मतलब आपके बच्चे को रिजर्वेशन में किसी मेडिकल, इंजीनियरिंग या IIT IIM में जॉब एडमिशन नहीं मिलेगी, और उसकी फी कितनी रहेगी फिर अगर वो ओपन में चला जाता है। या तो प्राइवेट में जाएगा, तो मेडिकल में जाएगा तो 1 करोड़, इंजीनियरिंग में जाएगा तो 50 लाख, और प्रोफेशनल एजुकेशन में जाएगा तो 40-50 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए फीस देकर मेडिकल में एडमिशन लेने की आयपत मेरी नहीं है, हालांकि हम लोग दोनों सुपर क्लास बने, हम दोनों मिस्टर एंड मिसेस, फिर भी हमारी भी आयपत नहीं है, तो गरीब के बच्चे का क्या होगा। और ऐसे में सारा का सारा, एक तो एजुकेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इस जजमेंट से, और वो जजमेंट अभी तुरंत 3 राज्यों ने तो लागू भी कर लिया है, अभी महाराष्ट्र का नंबर है, और देखते देखते सारे नॉर्थ बेल्ट में ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। ये इतनी बड़ी आपदा विपदा हमारे ऊपर आई है और हमको कुछ पता नहीं है। इसका एकमात्र इलाज है कि जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं हो जाते तब तक ये कुछ भी नहीं होने वाला। इसके लिए
जातक कथा की या पुरानी कहानी मैंने पढ़ी है। एक किसान था, एक किसान, वो उसके खेती में गेहूँ या किसी कोई फसल होगी, उसमें चूहे उसको इतनी तकलीफ देते थे, उसको लगा कि इन चूहों की तकलीफ से मैं कैसे बचूं। तो किसी कारणवश एक सुअर मर गया था। उसने क्या किया कि सूखे कुएं में उस सुअर को डाल दिया, और चूहों को लगा कि वो सूंघते सूंघते चले गए, और सारे जो चूहे हैं वो सुअर को खाने के लिए उस कुएं में कूद गए, और उन्होंने 4 5 10 दिन तक वो पूरे पूरे सुअर को खा लिया। लेकिन एक बात थी कि कुआं इतना गहन था, बहुत डीप डाउन था, और ऊपर से आने के लिए बहुत दीवार जो थी बहुत चौपड़ी थी, मतलब बहुत स्लिपरी थी, तो चूहे बाहर नहीं आ सकते थे ऊपर। तो जितने भी 100 200 चूहे होंगे, उन्होंने 5 10 दिन तक सारा सुअर का पूरी हड्डी पसली मांस खा लिया, और ऊपर आने के लिए कोशिश करने लगे, ऊपर आते और नीचे गिर जाते। तो जितने भी 100 200 चूहे थे वो भूखे रहने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो कमजोर चूहे थे उन चूहों को खाना शुरू कर दिया, और देखते देखते 10 15 दिन में सारे चूहे मर गए, बस एक ही चूहा बच गया। किसान आकर देखता है कि एक चूहों की क्या हालत है, तो देखता है कि मात्र एक चूहा बचा है, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं खा, तो अपने भाई ब्रदर्स की उन्होंने हत्या कर दी, खत्म कर लिया। एक ही बचा था, इसने रस्सी छोड़ दी और उस चूहे को ऊपर उठा लिया। वो ऊपर आने के बाद वो चूहा उसने देखा कि ये क्या कर रहा है, तो वो चूहे खेती का कुछ भी नहीं खाया, वो चूहे को देख रहा था, क्योंकि उसको आदत पड़ती चूहे खाने की। उसने जितने भी ऊपर में बचे कुचे चूहे थे उनको खाना शुरू कर दिया। तो ये कहानी का मॉरल ये है कि जो लोग विश्व के बड़ी बड़ी देश है, बड़े बड़े कंट्रीज है, या फिर हमारे देश की सत्ताधीश जो जमात है या जो लोग है 3% वाले, वो अपने आप के बीच में झगड़ा नहीं करते। हमारे SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की जातियों को एक दूसरे में झगड़ा लगा देते हैं। हम लोग उसी चूहे की तरह, एक चूहा दूसरे चूहे को मारते हैं, ऐसा एक जाति दूसरे जाति का द्वेष करती है, दूसरों को कमजोर करती है, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करती है, और ये वाइस वर्सा चलता रहता है। तो यही सिस्टम हमारे देश में चल रही है। हम लोग अपनी सारी ऊर्जा हमारे भाई बहनों के खिलाफ, हमारे जातियों के खिलाफ, SC ST OBC के लोग अपनी अपनी जातियों के खिलाफ संघर्षरत है, एक दूसरे को मारने पर उतार हुए। ये रिजर्वेशन के लिए एक का रिजर्वेशन चला गया तो दूसरों को मुझे क्या लेना देना। दूसरी जाति बोलती है हमारा नहीं, वो तो SC का होगा वर्गीकरण, हमको क्या लेन देन। पर कल जाके ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपके ऊपर भी लागू होगा, और आपको भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग सोचते नहीं है कि चूहे की दौड़ लगाने वाले, चूहों को एक दूसरे को मारने के लिए तैयार करने वाले कोई और ही है। वो अपने बीच में ऐसा नहीं करते, आपके बीच में दूरियां गिरा देते हैं, आपके बीच में झगड़े लगा देते हैं। हालांकि हम लोग अगर चाहे EVM का भी कुछ भी हो, अगर आंदोलन करते हैं या इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम अपने ही ताकत पर सारा कुछ शासन सत्ता पावर हम अपने हाथ में ले सकते हैं। इतनी अहमियत, इतनी ताकत, इतना सारा कुछ हमारे पास है, क्योंकि हम कमेरा वर्ग है, हम दूसरों के ऊपर फुकट का कुछ नहीं खाते, हम मेहनत कश लोग हैं, हम अपनी मजदूरी का खाते हैं, अपना पसीना गवा कर खाते हैं। और वो जो लोग सत्ता में वो पसीना कभी नहीं गवाते। आपने देखा होगा खेती से कोई अनाज निकलता है तो उसकी दलाली करने वाला AC में बैठ के आपकी फसल का दाम लगाता है, और आपको मजबूरन उसको बेचना पड़ता है। तो ये सारा कुछ सिस्टम है आपके खिलाफ है, पर आपको पता नहीं। इसका एकमात्र इलाज जो समन संघ कह रहा है कि आप 29 लाख संगठनों में हो, को, कोई बात नहीं, आप अपने संगठनों में काम करते हो, बहुत अच्छी बात है। लगभग 4.5 लाख संगठन अच्छे काम कर रहे हैं, पर जब तक आप इकट्ठा होकर काम नहीं करोगे, सोशल कॉज नहीं जानोगे, दुनिया का बेहतरीन संविधान, उसके फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जब तक नहीं समझोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जितना भी आपके पुरखों ने दिया था, संविधान के माध्यम से मिला था, उसकी आखिरी घड़ी चल रही है। बस आखिरी घड़ी अगर टूट जाएगी तो आप रास्ते पर आओगे, आप लाचार हो जाओगे, फिर से वो हजारों साल का जो जीना है वही आपका इंतजार करेगा। बस इतनी बात मैं कहता हूँ। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे जो नए लोग जुड़े होंगे या जितने भी संगठनों के लोग साथी हैं, उन्हें गंभीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर हम एक दूसरे के लिए अगर झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे के हक और अधिकार को करने की हमारी बात जाए, ऊपर वाला जो ऊपर वाला है, जो जो आपको गुमराह करता है, वो आपका बेबिट ले, जब सारे सूत्र अपने हाथ में लेगा तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी आपके हाथ से जा सकती है।
इसीलिए समन संघ कहता है कि सारी छोटी मोटी बातें उनको भूल जा, इकट्ठा आ जाओ। राजेश छोटे मोटे विवाद होते हैं, इनको भूल कर इकट्ठा होकर अपने आप को शर्त कर लो, ठीक है कर लो। इतनी बात मैं बड़ी कहता हूँ, चीज है, हम बेवकूफ ये नहीं। रिक्वेस्ट समन संघ की तरफ से सभी को है। मेरी बात में अगर कुछ गलत हुआ हो या कुछ बुरा लगा हो किसी को, तो मैं समन संघ से माफी चाहता हूँ। संगं नमामि, संघे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम्मम। अगर इस संघ के प्रति मेरे मुझसे अगर कुछ गलत बात निकली हो, कुछ अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, तो ये संघ मुझे माफ करे। संगं नमामि, सारे समन संतों को, पुरखों को नमामि। जय भीम, नमो।